सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पीछे की कक्षाओं में हमने संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। जल आप सबको ध्यान है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल के बिना मनुष्य जीवन भी संभव नहीं है। तो हम बात करते हैं जल संसाधन की। तो जल संसाधन क्या है? एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पीछे हमने पढ़ा था संसाधनों में नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनकी पुनः पूर्ति सरलता से हो जाती है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग, यानी भूपृष्ठ के यदि 4 भाग करें तो इनमें से 3 भाग जल से ढका है। अपने जो भूपृष्ठ है इसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसलिए हम पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के इतने सारे भाग पर जल होने के कारण से पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी 3 भागों में से 2 भाग महासागरों से ढका हुआ है। अपने जो पृथ्वी का है 2/3 भाग महासागरों से ढके, यानी पृथ्वी के यदि कुल 3 भाग करें तो उनमें से 2 भाग महासागरों से ढके। महासागर क्या होते हैं? जल की बहुत बड़ी राशि वाली इकाई। लेकिन इतना होने के बावजूद भी क्या है, पृथ्वी पर पीने योग्य जल की कमी है। भाई हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का 3/4 2/3 इतने भाग में पानी है, और फिर भी क्या है, पृथ्वी पर पीने योग्य जल की कमी है। क्यों? क्योंकि महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय यानी खारा है, पीने योग्य नहीं है। और पृथ्वी पर केवल 2.7% अलवणीय जल यानी पीने योग्य जल है, और इस 2.7% का भी 70% भाग है वो बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में है। तो इस प्रकार केवल 1% ही अलवणीय जल है जो हमारे लिए काम में आ रहा है या हमको उपलब्ध है। तो और वो भी किस रूप में है? 1% भौम जल यानी जो भूमि से हम प्राप्त करते हैं। नदियों के अंदर जो जल है, झीलों के अंदर है। दूसरा वाष्प के रूप में, जिससे अपनी वर्षा होती है वाष्प के द्वारा होती है, तो वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कुल 2.7% भाग पर ही क्या है, जल का 2.7% भाग अलवणीय और पीने योग्य, और उसमें से भी केवल 1%, क्योंकि 70% हिस्सा किस में चला गया, बर्फ की चादर है या हिमानी है उनके अंदर। तो पृथ्वी पर उपयोगों के कितना हुआ? केवल 1%, और वो किस रूप में है? भौमजल, नदियों, झीलों और वाष्प के रूप में जो हमें उपलब्ध है। जल चक्र। अब बात करते हैं जल नवीकरणीय है। जल का एक चक्र चलता है। कैसे ये जल चक्र? जल वाष्पीकरण जानते हैं आप? वाष्प बन करके पानी की जो वाष्प बनती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वर्षण जो वर्षा होती है, और प्रवाह है जो बहता है। तो जल वाष्पीकरण, वर्षण और प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों में जाता है, फिर वहाँ से वायु में रह जाता है, भूमि में चला जाता है, और फिर दोबारा यही प्रक्रिया चलती रहती है। दोबारा वाष्प बनेगी, दोबारा वर्षा होगी, फिर प्रवाह होगा, फिर वो अलग अलग बढ़ जाएगा और पुनः महासागरों में पहुँच जाता है। तो यह क्या कहलाता है? जल की गतिशीलता, जल चक्र। इस जल की गतिशीलता को ही जल चक्र कहते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास कई जो पुराने कुएं हैं वो सूखे पड़े हैं। देखा है क्या? बहुत सारे पुराने जो कुएं हैं, जो कुंड हैं, वो आपको मिलेंगे सूखे पड़े हैं। तो इसका क्या कारण है? जल स्रोतों की सूखना
सूखने अथवा अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी। हम आप देखते भी हो अपने ग्रीष्म ऋतु में पानी की कितनी कमी होती है ना। तो इस कमी के क्या कारण हैं? तो इसके मुख्य कारण हैं बढ़ती जनसंख्या। एक तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जल उतनी तीव्र गति से हम बढ़ा नहीं सकते, है उतना ही रहेगा, तो आवश्यकता ज़्यादा हुई। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए भोजन की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो उनके भोजन व फसलों को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए भी जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसके अलावा नगरीकरण, गाँव में आज भी लोग पानी कम व्यर्थ बहाते हैं, शहरों में ज़्यादा, तो नगरीकरण की वजह से भी जल की ज़्यादा आवश्यकता हो रही है। और सबसे अंत में बेहतर जीवन स्तर। भाई आप बात करोगे अपने प्राचीन समय की, तो जल को बहुत ही सावधानी से उपयोग करते थे। जैसे बर्तन मांजने का कार्य पहले किससे होता था? मिट्टी राख इनसे मांजते थे। आजकल घरों में किससे धोते हैं? पानी से। गाड़ियाँ धोने लग गए हैं, घरों को भी पहले पानी कम बहाया जाता था, अब तो घर धोने में भी बहुत सारा पानी निकाल देते हैं। तो जल का हम बहुत सारा उपयोग अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए भी कर रहे हैं। तो जल इतना महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से नवीकरणीय है लेकिन फिर भी कमी अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अगला विश्व युद्ध है वह भी जल के लिए ही होगा। तो इतना महत्वपूर्ण संसाधन है और ये कम हो रहा है, तो इसके पीछे कारण, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका संरक्षण करना चाहिए। तो जल संसाधनों का संरक्षण, देखिए हमने शुरू में भी कहा है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय तो कमी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या कहे? तथापि इसका अति उपयोग यानी बहुत ज़्यादा उपयोग और प्रदूषण से इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। भाई बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसमें प्रदूषण फैला देते हैं, जिससे जल ज़्यादा उपयोग के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्या आवश्यकता है कि हम इस जल का संरक्षण करें। अब जल को संरक्षण कैसे करें, इसके क्या उपाय हैं? देखिए, अशोधित वाहित मल, कृषि रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट ये जल में मिलते हैं और मुख्य प्रदूषक का काम करते हैं। तो ये जल में मिलकर के क्या कर देते हैं? उसको प्रदूषित कर देते हैं। तो ये क्या हुए? जल के मुख्य प्रदूषक हो गए। तो इन प्रदूषकों को जल में छोड़ने से पूर्व यदि शोधित कर दिया जाए तो जल खराब होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अपने को क्या करना है? जल के जो मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं? वाहित मल, कृषि रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट, इनको शोधित करके जल में छोड़ा जाए, जिससे जल प्रदूषण नियंत्रित होगा। दूसरा, वन और वनस्पति आवरण को बढ़ाएं। भाई वन और वनस्पति होंगे तो जल का प्रवाह क्या होगा? मंद होगा, जिससे भूमि जल पुनः पूरित होने में सुविधा रहेगी। अधिक मात्रा में भूमि जल पुनः पूरित होगा, इसलिए वन और वनस्पति के आवरण को बढ़ाकर भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा, जल का संग्रहण करके, हम देखते हैं वर्षा ऋतु में बहुत सारा जल ऐसे ही बह करके व्यर्थ चला जाता है। यदि इस जल को हम संग्रहित कर लें तो ये जल बाद में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो इसलिए जल को संग्रहित करके भी इसका संरक्षण किया जा सकता है। जल रिसाव को कम करना, नहरों से थोड़ी बहुत उसमें कमी रह जाती है तो उससे बहुत सारा जल रिस जाता है जो बेकार चला जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा घरों में नल खराब है, टप 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 नल से होता रहता है। तो एक नल से अगर हम जोड़ें 365 दिन एक वर्ष में कितना सारा पानी व्यर्थ चला जाएगा। तो अपने को क्या करना चाहिए? जल के रिसाव को नियंत्रित करना चाहिए। अगला कारण है वाष्पीकरण, इसके संरक्षण का वाष्पीकरण से होने वाली क्षति को रोकना। बहुत सारा जल वाष्प बन करके उड़ जाता है, यदि हम इसकी क्षति को कम कर लें तो जल का संरक्षण कर सकते हैं। कैसे करें? एक तो खेतों में सिंचाई स्प्रिंकलर यानी फवारों के द्वारा सिंचाई करें, तो जिससे जल की खपत कम होगी। दूसरा, जो उष्ण क्षेत्र हैं, कम नमी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे ड्रिप पद्धति यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो आपने ये पढ़ा, इसके आधार पे कुछ अभ्यास कार्य, पृथ्वी पर जल के वितरण पर टिप्पणी लिखिए। तो अपने को देखिए यहाँ से लेकर के
यहाँ तक कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ से शुरू कर देना। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका हुआ है, फिर भी पृथ्वी पर पीने योग्य जल की कमी है क्योंकि महासागरों का जल लवणीय है। पृथ्वी पर केवल 2.7% जल ही अलवणीय है और जिसका भी 70% बर्फ़ की चादर और हिमानियों के रूप में। तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ तक आप बता दोगे तो ये हो जाएगा। फिर जल चक्र किसे कहते हैं? जल वाष्पीकरण, वर्षण और प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। जल स्रोतों के सूखने के मुख्य कारण तो बढ़ती जनसंख्या, भोजन व फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर आदि। और जल संरक्षण के उपाय तो ये 5 उपाय हैं। पहला, अशोधित वाहित मल, कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। इन प्रदूषकों को जल में छोड़ने से पूर्व शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, वन और वनस्पति आवरण को बढ़ाकर, इसका आपको वर्णन भी करना है। इससे क्या होगा? तो इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा भाई? जल का प्रवाह मंद होगा, जिससे भूमिगत जल की पुनः पूर्ति में सहयोगी रहेगा। जल का संग्रहण करके किस प्रकार से कर सकते हैं? वर्षा जल का हम संग्रहण वो बताना है। जल रिसाव को कम करना कैसे करेंगे? वाष्पीकरण से होने वाली क्षति को रोकना। ये सारे इसके उपाय हैं। धन्यवाद।